अच्छा देखो बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, जब भी हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो दो तरह के प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। एक हो सकता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक हो सकता है उनका फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा है, और दूसरा हो सकता है उनका केमिकल बिहेवियर यानी कि केमिकल नेचर, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी कैसा है। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस हो, है ना, कोई भी केमिकल हो, उनका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होता है और उनके पास कुछ केमिकल प्रॉपर्टी भी होता है। ठीक है, सत्यवान ज्वाइन नहीं किया है क्या? नहीं सर। सत्यवान एंड अस्मित ये दोनों अभी तक ज्वाइन नहीं किए। एक मिनट और रुक जाते हैं बच्चों। सर हम कॉल कर दे रहे। अस्मित अस्मित आ गया, रुको, हम सत्यवान को हम खुद फोन कर दे रहे हैं। ठीक है, ओके सर। ओस्कांत, माहिर, सुबसिस, अस्मित, हेलो, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡାମ, ସତ୍ୟବାନ କ୍ଲାସ ଜଏନ୍ କରିନି ନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ओके, तो जब हम लोग बच्चों बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, तो हर चीज का कोई सा भी केमिकल हो, उनका फिजिकल प्रॉपर्टी भी होता है, उनका केमिकल प्रॉपर्टी भी होता है ना। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो, एक होता है उनका टेस्ट। टेस्ट कैसा है एसिड्स का ना बच्चों? एसिड्स हैव सॉर टेस्ट, एसिड्स हैव सॉर टेस्ट, है ना। एसिड्स का टेस्ट सॉर होता है। मिनरल एसिड्स, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे मिनरल एसिड्स के बारे में बच्चों, तो मिनरल एसिड्स लाइक H2SO4, okay, HNO3, etc., okay, are highly corrosive in nature, are highly corrosive in nature. Okay, mineral acids like H2SO4, HNO3 are highly corrosive in nature, ये बहुत ज्यादा corrosive होते हैं। ठीक है, तो इन्हें टेस्ट नहीं करना है, therefore they should not be tasted, therefore they should not, therefore they should सर not be, कॉरसिव मतलब? बता रहे, should not be tasted। ओके, corrosive का मतलब होता है the ability of a chemical to eat up or decompose other substances by reacting chemically with them, by reacting chemically with them। ओके, तो एसिड्स, ये जो मिनरल एसिड्स होते हैं, ये लोग हाईली कॉरोसिव हैं। मतलब अगर सपोज कर लो तुम अपने टंग के ऊपर इन्हें डाले टेस्ट करने के लिए, अब टेस्ट करने के लिए टंग के ऊपर डालोगे, है ना, सपोज एक ड्रॉप डाले H2SO4, तो वो H2SO4 क्या करेगा, तुम्हारे टंग में जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनके साथ वो रिएक्ट करेगा,
है ना, और उन टंग्स के सेल्स को वो क्या कर लेगा ना, ईट अप कर लेगा, ठीक है, खत्म कर देगा। समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। यस सर। जैसे आयरन का एक टुकड़ा है, आयरन का एक टुकड़ा है, इसके ऊपर सपोज कर लो हम लोग HCl डाल दिए, डाइल्यूट HCl, ठीक है। सपोज ऊपर में जंक लग गया था, इस आयरन के टुकड़े के ऊपर क्या लग गया था, जंक यानी कि रस्ट, ओके। जैसे ही तुम HCl डालोगे वो क्या करेगा, इस रस्ट को खा जाएगा, HCl विल ईट अप द रस्ट, ओके। और तुम्हारा जो आयरन का टुकड़ा है जिसके ऊपर जंक लगा हुआ था वो रस्ट हट जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। तो एसिड्स आर हाईली कोरोसिव, मिनरल एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स तो हम लोग खाते हैं बच्चों, है ना, जैसे कि साइट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, दूध में होता है लैक्टिक एसिड, है कि नहीं, उसे हम लोग, दूध को हम लोग पीते हैं। और उसी तरीके से जो हमारा क्या कहते हैं उसे, साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि सपोज कर लो तुम्हारा ऑरेंजेस हो गए, लेमन्स हो गए, इन्हें भी हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो उसमें भी साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, लेकिन हम लोग खा सकते हैं। मिनरल एसिड्स को हम लोग बच्चों खा सकते हैं, ठीक है। और भी जैसे ऑलिव ऑयल होता है, उसमें ओलेइक एसिड होता है, टोमेटोज, ठीक है, टोमेटोज जो टमाटर होता है बच्चों उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है, उसे भी हम लोग खाते हैं, है ना। ग्रेप्स वगैरह में, टैमरिंड, एप्पल, इसमें टार्टरिक एसिड होता है, उसे भी हम लोग खाते हैं, है कि नहीं। तो मिनरल एसिड्स को नहीं खा सकते, ऑर्गेनिक एसिड्स हम लोग खाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स आर एडिबल, ऑर्गेनिक एसिड्स जो एसिड नेचर ने प्रोड्यूस किया, ऑर्गेनिक एसिड्स ये एडिबल होते हैं, इसे खा सकते हो, इसे टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मिनरल एसिड्स को टेस्ट नहीं करना, नहीं तो पता चला जुबान से ही हाथ धो बैठोगे, ठीक है, तुम्हारा जुबान जो है वो खत्म हो जाएगा, ओके। तो ये पहला फिजिकल हो गया बच्चों टेस्ट का, है ना। एसिड्स हैव सार टेस्ट, लेकिन कौन से एसिड्स को टेस्ट नहीं करना चाहिए, मिनरल एसिड्स को क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे आर हाईली कोरोसिव, बिकॉज दे आर हाईली कोरोसिव, ओके। अच्छा, दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों, दैट इज द फिजिकल स्टेट। कौन से स्टेट में पाए जाते हैं ये लोग, फिजिकल स्टेट, ओके। तो some solid some acids are solids and some are liquids okay, at room temperature, तो कुछ एसिड्स जो हैं बच्चों वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ एसिड्स जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर में, जो हमारा रूम का तापमान होता है, ठीक है। सॉलिड स्टेट एसिड्स के एग्जांपल देखो, सॉलिड स्टेट में कौन कौन से एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं ना। सबसे पहले तो कैरम बोर्ड खेलते हो, बोरिक एसिड लाते हो ना, बोरिक पाउडर बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? यस सर। हाँ, यस सर। तो बोरिक एसिड है एक्चुअली वो, है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज H3BO3, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है बच्चों, ठीक है। उसी तरीके से और भी एसिड है जो टमाटर में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड, टमाटर में जो पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, वो ऑक्जेलिक एसिड जब अकेला होता है ना, अकेले रहता है, टमाटर के अंदर प्रेजेंट है तो वो दूसरे फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन ऑक्जेलिक एसिड जब अकेला होगा, ठीक है, तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है बच्चों। इसका फॉर्मूला है COOH2, ठीक है। इसे ऐसे लिखते हैं, दैट इज COOH सिंगल बॉन्ड COOH, या फिर ऐसे लिख देते हैं, दैट इज HOOC सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। ये सबसे अच्छा तरीका है इसे लिखने का, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी पढ़े नहीं है, नहीं तो पता चलेगा ऐसा क्यों लिखा जाता है, ठीक है। फिलहाल तो बस इतना जान लो कि ऐसे हम लोग लिखते हैं, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट ऑक्जेलिक एसिड, दैट इज HOOC सिंगल बॉन्ड COOH, ओके। अच्छा, ये हो गया ऑक्जेलिक एसिड, ये भी बच्चों सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है ना। उसके बाद टैर्टरिक एसिड, ओके, टैर्टरिक एसिड, ओके, ये भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसका केमिकल फॉर्मूला है C4H6O6, ठीक है, C4H6O6। ये फॉर्मूलाज वगैरह उतने याद नहीं रखने हैं बच्चों हम लोगों को, ठीक है, बस तुम्हें बता दिया जा रहा है, याद रख लोगे तो तुम्हारे जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है, ठीक है, तुम्हें पता रहेगा कि हाँ कौन से एसिड का फॉर्मूला क्या है, ठीक है।
लेकिन हाँ फॉस्फोरिक एसिड जो अभी बता रहे हैं नाम, उसका फॉर्मूला याद रखोगे बिकॉज इससे रिलेटेड हम लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉस्फोरिक एसिड दैट इज H3PO4, ठीक है, ये भी बच्चों सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एसिड्स के एग्जांपल हमने दिए जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसमें से इंपॉर्टेंट है बोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड। और भी एसिड्स हैं लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे सिलेबस के हिसाब से, तो हम उसका नाम नहीं बता रहे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। कुछ एसिड्स ऐसे भी होते हैं बच्चों जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो लिक्विड स्टेट वाले एसिड्स का नाम देख लेते हैं, दैट इज लिक्विड स्टेट एसिड्स, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करने वाले एसिड्स, ठीक है, लिक्विड स्टेट एसिड्स, ठीक है। इसमें तो बहुत सारे आ जाएंगे, ढेर सारे आ जाएंगे। एसिटिक एसिड बच्चों, है ना, दैट इज CH3COOH, ओके, CH3COOH, ये जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग, इसका कुछ विनेगर बच्चों, एसिटिक एसिड का विनेगर विनेगर, विनेगर वेरी गुड वेरी गुड। एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH, ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है बच्चों। फॉर्मिक एसिड, है ना, फॉर्मिक एसिड रेड एंट्स वगैरह में पाया जाता है। किसमें? रेड एंट्स, ठीक है, इसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है ना। जब वो इंजेक्ट कर देता है हमारे बॉडी में फॉर्मिक एसिड तो पेन स्टार्ट हो जाता है, हमारा बॉडी में दर्द स्टार्ट हो जाता है। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या है? दैट इज HCOOH, ठीक है। और उसी तरीके से लिक्विड स्टेट में कार्बोनिक एसिड, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में देखते हैं, कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट रहता है, दैट इज H2CO3। H2CO3 बनता कैसे है बच्चों? H2CO3 बनता है जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स होते हैं। जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स होते हैं, H2O और यहाँ CO2, ये O जाकर के यहाँ लग जाता है तो O2 से O3 हो जाता है, तो H2CO3। समझ में आ रहा है? कार्बोनिक एसिड। यस सर। जो इंपॉर्टेंट मिनरल एसिड्स हैं, ये दो ऑर्गेनिक है बच्चों, ये दो ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक, ये भी ऑर्गेनिक। एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक है, फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक है, लेकिन कार्बोनिक एसिड मिनरल एसिड है। कौन सा? मिनरल। उसके बाद देखो एक और इंपॉर्टेंट मिनरल एसिड, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी मिनरल एसिड है। कौन सा एसिड है? मिनरल। उसी के बाद बच्चों नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला नहीं लिखा है, दैट इज HCl। नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3। अभी इन सब का फॉर्मूला तो तुम लोगों को पता ही होगा, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा H2SO4, ओके, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसे किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड्स, किंग ऑफ केमिकल्स, सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, है ना, H2SO4, ओके। इतना समझ में आया बच्चों? यस सर। अच्छा, Yes, sir. ये जो Yes, मिनरल sir. एसिड्स के हमने नाम लिखे, एक का नाम लिखा कार्बोनिक एसिड दैट इज H2CO3, दूसरा HCl, तीसरा नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3, ठीक है। ये लोग वोलाटाइल एसिड्स हैं, ये लोग वोलाटाइल एसिड्स हैं, ठीक है। और जो इन ऑर्गेनिक है, एसिटिक एसिड भी वोलाटाइल है, फॉर्मिक एसिड भी वोलाटाइल है, इन सब को वोलाटाइल एसिड क्या कैटेगरी में डाला जा सकता है? ये जो पहले 1 2 3 4 5 एसिड्स है ना, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब वोलाटाइल एसिड है ना। और सल्फ्यूरिक एसिड कौन से कैटेगरी में जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, ये नॉन वोलाटाइल, ठीक है, नॉन वोलाटाइल, जल्दी वेपर नहीं बनता, ठीक है, नॉन वोलाटाइल। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या बोलते हैं उसे, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ओके। उसके बाद देखो उसके बाद देखो बच्चों, ये सबने नोट डाउन कर लिया? अच्छा ठीक है, नोट डाउन तो हम उसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो तीसरा फिजिकल प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे, इफेक्ट ऑन स्किन। इफेक्ट ऑन स्किन, जब एसिड स्किन पे गिर जाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा उनका,
ठीक है। तो all mineral acids have corrosive action, okay, on the skin and cause painful burns ओके। जितने भी मिनरल एसिड्स हैं बच्चों, ये लोग क्या मतलब कैसे हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं, और अगर हाथ वगैरह में गिर गए, स्किन के कांटेक्ट में आ गए, तो फिर ये लोग क्या करेंगे ना, स्किन को बर्न कर देंगे, ठीक है। जैसे कि कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर हाथ में गिर गया, ठीक है, स्किन पे गिर गया, तो ये क्या करेगा, इट स्टेन्स द स्किन ब्लैक, जो स्किन है वो ब्लैक कलर का हो जाएगा बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, ओके। उसी तरीके से अगर सपोज कर लो कंसंट्रेटेड HNO3 गिर गया, तो कंसंट्रेटेड HNO3 अगर हाथ स्किन पे गिर गया तो क्या होगा ना, कंसंट्रेटेड HNO3 अगर स्किन पे गिरता है तो इट स्टेन्स द स्किन येलो, ठीक है। यहाँ पे कलर इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे कौन सा एसिड कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है स्किन के साथ रिएक्ट करने पर, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग कंसंट्रेटेड HCl लेते हैं बच्चों, कंसंट्रेटेड HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और अगर वो स्किन पे गिर गया तो वो कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है ना, इट स्टेन्स द स्किन एम्बर, ठीक है, एम्बर कलर का हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बाकी जो तुम्हारा वीक एसिड्स हैं, जैसे कि कार्बोनिक एसिड H2CO3, या फिर तुम्हारा ऑर्गेनिक एसिड्स मतलब तुम्हारा एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, है ना, ये सब एसिड्स जो है, टैर्टरिक एसिड हो गया, उसके बाद तुम्हारा साइट्रिक एसिड हो गया, ये सब कोई उतने कॉरोसिव नहीं है ना, वेरी लेस कॉरोसिव, और नॉन कॉरोसिव लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नॉन कॉरोसिव, ठीक है। तो ये अगर हाथ में गिर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, स्किन पे गिर जाएंगे तो कुछ, अब तुम सपोज कर लो लेमन तुम्हारे हाथ में गिर गया, ठीक है, स्किन पे गिर गया, तो कुछ होता है क्या, नहीं होता ना, ठीक है। तो लेमन में भी तो साइट्रिक एसिड प्रेजेंट है ना, लेमन में भी कौन सा एसिड प्रेजेंट है, साइट्रिक एसिड प्रेजेंट है, लेकिन ऐसा कुछ खास इम्पैक्ट वो स्किन के साथ नहीं कर पाता। इतना समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो ये कुछ एसिड्स हैं बच्चों, H2SO4 स्किन को ब्लैक कर देगा, नाइट्रिक एसिड क्या कर देगा, येलो, और HCl क्या कर देगा ना, HCl जो है वो एम्बर कलर कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद 4 एक्शन ऑन इंडिकेटर्स, ओके। इंडिकेटर्स मतलब बच्चों, जैसे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस, वो केमिकल्स जो एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद अपने कलर में चेंजेस प्रोड्यूस करते हो और हमें बताते हो, हमें क्या हुआ, सर थोड़ा रिपीट करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, जो हमें इंडिकेट करते हो वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और ए बेस बाय चेंजिंग देयर कलर और बाय चेंजिंग देयर स्मेल, है ना। इंडिकेटर्स क्या है, देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इंडिकेटर्स क्या है ना, द chemicals which indicates whether a given substance is an acid or a base by changing their color और स्मेल, ठीक है।
कलर चेंज करके भी वो बता सकते हैं कि दिया गया सब्सटेंस एसिड है या बेस है, या फिर अपने स्मेल को चेंज करके भी वो बता सकते हैं कि दिया गया सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ठीक है, जो इंडिकेटर्स स्मेल चेंज करके हमें बताता है वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और बेस, उसे हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी indicators. Those indicators which changes their smell in order to indicate us, okay, whether the given substance is an acid or a base, उसे हम लोग olfactory indicators कहते हैं। olfactory indicators क्या है बच्चों? ना वो इंडिकेटर जो अपने स्मेल को चेंज करके हमें ये बताए कि whether the given substance is acid or base। समझ में आया olfactory indicator क्या है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एक्शन ऑन इंडिकेटर्स देखो ना, द एसिड्स on combination or on reaction with litmus पेपर और सॉल्यूशन, लिटमस पेपर के आकार में भी अवेलेबल है, सॉल्यूशन के आकार में भी अवेलेबल है। तो एसिड्स ऑन रिएक्शन विथ लिटमस पेपर और सॉल्यूशन changes their color from blue to red or purple to red। ठीक है, अब ब्लू टू रेड और पर्पल टू रेड ये दो चीज आया। तो बच्चों जो लिटमस होता है ना, लिटमस न्यूट्रल है, न्यूट्रल लिटमस का कलर होता है पर्पल। ठीक है, एल्कलाइन या बेसिक लिटमस या एल्कलाइन लिटमस, एल्कलाइन अगर होगा तो उसका कलर होगा ब्लू, और अगर लिटमस एसिडिक है तो उसका कलर होगा रेड। ठीक है, तो पता ये चला अगर हम लोग न्यूट्रल लिटमस लेते हैं तो कलर वो चेंज कर देगा, पर्पल से रेड कर देगा, बिकॉज न्यूट्रल लिटमस का कलर पर्पल होता है, तो पर्पल से रेड हो जाएगा। अगर हम लोग एल्कलाइन लिटमस लेते हैं, मतलब वो लिटमस जिसमें एल्कली ऐड किया गया है, तो वो पहले से ब्लू हो गया होगा, तो अगर उसमें एसिड ऐड कर देंगे तो भी वो ब्लू से रेड कर देगा। तो लिटमस चाहे न्यूट्रल हो या चाहे एल्कलाइन हो, अगर उसमें एसिड ऐड किया जाएगा, न्यूट्रल होगा तो पर्पल से रेड हो जाएगा, और अगर एल्कलाइन लिटमस है तो फिर वो ब्लू से रेड हो जाएगा। समझ में आया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो लिटमस में कलर चेंजेस जनरली हम लोग ब्लू टू रेड बोलते हैं, इसी के लिए हमने पहले लिखा ब्लू टू रेड। ओके, हालांकि अगर लिटमस न्यूट्रल है ना तो फिर पर्पल टू रेड होगा, फिर क्या होगा? पर्पल टू रेड। ओके, उसी तरीके से बच्चों एसिड्स जो हैं वो मिथाइल ऑरेंज के साथ, मिथाइल ऑरेंज अगेन एक इंडिकेटर का नाम है। मिथाइल ऑरेंज को वो क्या करते हैं ना, मिथाइल ऑरेंज को वो ऑरेंज से पिंक कर देते हैं, ऑरेंज टू पिंक। ठीक है, ऑरेंज टू पिंक। ओके, एंड एसिड्स जो है वो जब और एक इंडिकेटर का यहां पर हम लोग नाम बताएंगे, दैट इज फेनॉल एप्थलिन। ओके, THALEIN। फेनोफ्थलीन का कलर वो चेंज करेंगे, फेनोफ्थलीन का कलर चेंज करके वो क्या करेंगे? ओके ओके सत्यवान तुम ज्वाइन करो वापस से। फेनोफ्थलीन का कलर वो चेंज कर देंगे, फेनोफ्थलीन का कलर चेंज करके क्या कर देंगे? नहीं, कलर चेंज नहीं करते, फेनोफ्थलीन रिमेन्स कलरलेस। ओके, फेनोफ्थलीन पहले भी कलरलेस होता है और एसिड ऐड करने के बाद भी वो कलरलेस ही रहता है। ठीक है, लेकिन बेस ऐड करने से उसका कलर चेंज हो जाता है। तो फेनोफ्थलीन एक इंडिकेटर है बच्चों, जिसमें हम लोग एसिड अगर ऐड करेंगे, तो फेनोफ्थलीन नॉर्मली न्यूट्रल होता है, उसमें एसिड ऐड करोगे वो न्यूट्रल ही रहेगा, मतलब कलरलेस ही रहेगा। जो फेनोफ्थलीन है वो नॉर्मली कलरलेस होता है, उसमें एसिड ऐड करोगे तो वो कलरलेस ही रहेगा, दैट इज इट रिमेन्स कलरलेस। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हो गए बच्चों
और उनका एसिड के साथ किस तरीके का बिहेवियर है। लिटमस जो है वो ब्लू टू रेड हो जाता है और मिथाइल ऑरेंज जो है वो ऑरेंज से पिंक हो जाता है और फेनोफ्थलीन जो है वो कलरलेस रहता है। फेनोफ्थलीन जो है वो कलरलेस रहता है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद देखो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है ना, इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ओके, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ये क्या है ना, दोज indicators which changes their smell, those indicators which changes their smell and tells us whether a given substance is an acid और ए बेस, है ना। तो एक ऐसा इंडिकेटर जो अपना स्मेल चेंज करके हमें ये बताए कि वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और ए बेस, है ना। दोनों में से कोई एक ही हम लोग चेक कर सकते हैं ना। एग्जाम्पल ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कौन है ना, ऑनियन, ठीक है, वैनिला, ठीक है, क्लोव एक्सेट्रा, ठीक है, ऑनियन, वैनिला, क्लोव एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे सपोज कर लो हमने एक हैंकरचिफ लिया बच्चों, ठीक है, हमने एक हैंकरचिफ लिया और इस हैंकरचिफ में हम क्या किए, ऑनियन को रब किए, ओके, इस हैंकरचिफ में, या क्लॉथ का एक टुकड़ा है, ठीक है, ए पीस ऑफ क्लॉथ, उसमें हम लोग ऑनियन को रब किए, ठीक है, ऑन आयन नहीं, ये ऑनियन है, ऑन और आयन के बीच में गैप हो गया, ऑनियन को हम लोग रब किए। अच्छा, जब ऑनियन को तुम किसी कपड़े में रब करोगे तो ये कपड़ा, ये जो क्लॉथ है, इट विल स्मेल लाइक एन ऑनियन, ठीक है। ऑनियन का एक मतलब यूनिक स्मेल होता है या नहीं? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. यस सर। उसका एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल हो, दैट ऑनियन हैज ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, ऑनियन हैज ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। अगर ऑनियन तुम्हें मतलब सिर्फ बिना देखे अगर पहचानना हो तो तुम उसके स्मेल से पहचान सकते हो ऑनियन को, ओके, उसका एक अपना यूनिक स्मेल होता है, ठीक है। अच्छा, अगर सपोज कर लो हम लोग ऑनियन में एसिड डालते हैं, है ना, सॉरी, मतलब अब इस कपड़े में हम लोग एसिड डालेंगे तो तुम देखोगे स्मेल रिमेन्स, स्मेल नहीं जाएगा, स्मेल जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर मान लो एसिड नहीं डालते, तुम कोई एल्कली डाल देते या कोई बेस डाल देते, ठीक है, तो क्या होता, स्मेल वैनिश हो जाता, स्मेल वैनिशेस, ओके, उसका जो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है ना वो चला जाता। तो एल्कली और बेस डालने से क्या हो रहा है, जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है ऑनियन का उस क्लॉथ में आ गया था, अब वो स्मेल खत्म हो गया, है ना। तो हमें एक सब्सटेंस दिया गया, बोला गया कि पता करो ये एसिड है या बेस है, इन दोनों में से कुछ एक होगा। वो हम पहले डाले, अगर स्मेल चला गया मतलब वो बेस है, और अगर हम डाले और स्मेल नहीं गया मतलब वो एसिड है। समझ में आया? यस सर। यस सर। सिमिलरली बच्चों, वैनिला का भी अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, क्लोव का भी अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, और याद रखोगे इन सब का स्मेल बेस डालने से या एल्कली डालने से ही चला जाता है, एसिड डालने से कोई चेंजेस नहीं आते। समझ में आ रहा है? ऑनियन में जैसा केस था, एसिड डालने से स्मेल रह जाता था, तो वैनिला में भी वैसे ही है। अगर हम लोग यहाँ पर वैनिला एक्सट्रैक्ट लेकर के आएंगे और इस कपड़े पर लगा देंगे तो वो वैनिला स्मेल होगा, ठीक है। अब एसिड डालोगे तो स्मेल नहीं जाएगा, लेकिन एल्कली या बेस डाल दोगे तो स्मेल खत्म हो जाएगा, जो वैनिला का कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो खत्म हो जाएगा। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर समझ में आ गया?
Yes, sir. Yes, sir. सर Yes, जब sir. पुराने किताबों को बहुत सालों तक बंद करके रखा जाता है तब उनसे वैनिला बनता है। ओके, चलो चलो, एक नया इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिला। ओके, अब उसके बाद बच्चों टर्मरिक हो गया है ना, ये भी एक इंडिकेटर है टर्मरिक। और उसके बाद रेड कैबेज है ना, ये भी एक इंडिकेटर है। ओके, रेड कैबेज, ये लोग भी इंडिकेटर्स हैं। हम लोगों को इंडिकेटर्स के ऊपर एक पूरा का पूरा टॉपिक अलग से पढ़ना है, ठीक है, तो इनके बारे में तब हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ओके अच्छा, अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, ये हो गया बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक और बात कर लेते हैं, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, दैट एसिड्स दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, they conduct electricity in their aqueous solution state। ओके, जो एसिड्स है ना बच्चों, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उनके एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में। अगर तुमसे पूछा जाएगा व्हाई एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट, सिंपल आंसर है, तुम्हें कभी भी पूछा जाए किसी भी केमिकल के बारे में कि ये इलेक्ट्रोलाइट क्यों है, सिर्फ एसिड नहीं बच्चों, तुम्हें किसी सॉल्ट के बारे में पूछा जाएगा कि ये सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट है क्यों है बताओ, ये एसिड इलेक्ट्रोलाइट है क्यों है बताओ, ये बेस इलेक्ट्रोलाइट है क्यों है बताओ। अगर हम लोगों को कभी भी पूछा जाए कि ये सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट है क्यों है, तो उसका एक ही आंसर होता है, बिकॉज दे हैव फ्री आयंस, बिकॉज दे हैव फ्री आयंस। समझ में आया आंसर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है क्यों? कॉपर सल्फेट अपने सॉल्यूशन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्यों? बिकॉज उसके पास फ्री आयंस हैं, है ना। हम तुमसे पूछेंगे सपोज कर लो सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने सॉल्यूशन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्यों? बिकॉज उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन आयंस हैं, ठीक है। हम तुम्हें बोलेंगे कि सपोज कर लो H2SO4 अपने सॉल्यूशन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बताओ क्यों? तो उसका जवाब भी वही होगा, बिकॉज इट हैज फ्री आयंस। समझ में आया? तो जवाब कुछ, सवाल कुछ भी हो, किसी के बारे में भी हो, लेकिन आंसर एक ही कॉमन आंसर आता है, बिकॉज दे हैव फ्री आयंस। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, अस्मित समझ में आ रहा है? तो Yes, sir. ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। Sir. हाँ बोलो। सर रिकॉर्डिंग थोड़ा भेज दीजिएगा, मैं फिर से बाद में थोड़ा अच्छे से देख लूंगा। ओके ओके ओके, भेज देंगे भेज देंगे, ठीक है। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, ठीक है, एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स का मतलब क्या होता है? एक्टिव मेटल्स मतलब metals which are more reactive than hydrogen। okay, and placed above hydrogen in the metal reactivity series। ओके, एक मेटल रिएक्टिविटी सीरीज होता है बच्चों, पता है ना? Yes, sir. यस सर, यस सर। है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ओके, लेड, उसके बाद हाइड्रोजन,
उसके नीचे कॉपर, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर प्लैटिनम, याद है? यस सर। तो यस सर। ये जो यस सर। है जो हाइड्रोजन के ऊपर है मेटल एक्टिविटी सीरीज में, जो मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर है, यहां हाइड्रोजन है, ठीक है, और हाइड्रोजन के ऊपर जो भी मेटल्स हैं उन्हें रिएक्टिव मेटल्स कहा जाता है, उन्हें एक्टिव मेटल्स कहा जाता है। समझ में आ रहा है एक्टिव मेटल्स का मतलब क्या है? यस सर। Yes. हाँ सर। ओके। यस सर। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, ध्यान रखोगे एक्टिव मेटल्स कौन है, नहीं तो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं हो सकता। ओके, पता चला तुम किसी के साथ भी कॉपर के साथ रिएक्ट करवा दिए एसिड को। ओके, कब होगा कॉपर के साथ रिएक्शन, उसका कंडीशन है, ठीक है। ऐसे ही नॉर्मली कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा, नॉर्मली कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा एसिड्स के साथ, बिकॉज वो हाइड्रोजन के नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, तो यहां देखो एसिड, या फिर हम लोग पहले मेटल लिख देते हैं, ठीक है। दैट इज एक्टिव मेटल